सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ के केजीएमयू में थैरोसिक और वस्कुलर सर्जरी का अलग विभाग खुल रहा है, जिसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री योगी ने किया है। कॉर्डिक, थोरोसिक और वस्कुलर सर्जरी का अलग अलग विभाग शुरू होने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है देश का। और एम्स, एसपीजीआई समेत देश भर के चिकित्सा संस्थानों में अभी तक कार्डियो, थोरोसिक एंड वस्कुलर विभाग है। यहाँ पूरा फोकस कार्डियक सर्जरी पर रहता है और फिर भी मरीजों की लंबी सूची होती है, और इसी को देखते हुए केजीएमयू ने इन विभागों को अलग अलग करने का फैसला किया है। अभी देश में सिर्फ चेस्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और बेंगलुरु में ही अलग से थैरोसिक सर्जरी की सुविधा है। मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम अब से कुछ ही देर पहले संपन्न हुआ है, जहां पर इस नए विभाग के शुरू होने के बाद तमाम जो मरीज हैं, यहां तक कि दूर दराज और दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों को भी सीधे तौर पर राहत मिलेगी। जैसा हमने आपको बताया है कि थोरोसिक सर्जरी का ये अलग से विभाग शुरू करने वाला, यानी कि केजीएमयू, ये देश का पहला ऐसा मेडिकल इंस्टीट्यूट होगा। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता आलोक गुप्ता। आलोक, बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि देश का ये पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहां पर थोरोसिक सर्जरी की व्यवस्था आज से लागू की गई है, जिसका मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। यहाँ अब आने वाले जो मरीज हैं, यहाँ दूर दराज से आने वाले मरीज हैं, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों से आने वाले जो मरीज हैं जो केजीएमयू में पहुंचते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी राहत की ये खबर है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आज की जो वर्तमान की जो जीवन शैली है, उसमें खान पान पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। बावजूद इसके शरीर में खून की कमी बनी रहती है, और इस बीमारी के चलते ऑटो ह्यूमन हीमोलिटिक एनीमिया जो बीमारी होती है, वो करीब 5% मरीजों में होती है, और इससे जो है शरीर पीला पड़ जाता है। तो आज मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में एक नई मशीनों का लोकार्पण किया है, जो इस तरीके की बीमारी की जांच जो है वो आसानी से कर सकती है। अब अमूमन इस बीमारी से युवा ज्यादा पीड़ित होते हैं। जो रिपोर्टें हैं उसके मुताबिक तो ब्लड बैंक में कुंभक जांच से बीमारी को पकड़ा जा सकता है, और मरीजों में इसकी पुष्टि जब होती है तो उसके बाद इलाज शुरू करने के बाद खून को चढ़ाना पड़ता है, ताकि उसकी हालत और न बिगड़े। केजीएमयू में ट्रांसफ्यूजन विभाग के ने इस तरीके की मशीन को ब्लड बैंक के में दिया है, और इस मशीन के माध्यम से न्यूक्लिक एसिड के द्वारा इससे मरीजों के खून की जांच की जाती है। और नई तकनीकी के आने से जो ब्लड बैंक में जो सैंपल जाते हैं, एलाइजा और नेट के बाद भी तमाम सारे बैक्टीरिया जिनको नहीं पकड़ा जा सकता है, वायरसों को, तो ये इस मशीन के माध्यम से पैथोजन रिडक्शन टेक्नोलॉजी की जो मशीनें आज लगाई गई है मेडिकल कॉलेज में, उसके माध्यम से खून की जांच की जाएगी। और उसके बाद में एक खास केमिकल भी इसके ब्लड में मरीज के जो दिया जाएगा उससे मिलाया जाएगा, और इस तरीके से जो मरीज जिनको ब्लड में दिक्कत रहती है, तमाम खान पान के बावजूद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, शरीर पीला पड़ने लगता है, तो उसके ब्लड की जांच के लिए ये पैथोजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी से किया जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश में की पहली मशीन होगी जिसका जो आज केजीएमयू के पास पहुंची है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी ने किया है। और साथ ही इस वक्त डिप्टी सीएम और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। जी जी, आप बने रहिए आलोक हमारे साथ। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी का आज से 2 दिवसीय हरियाणा का दौरा प्रस्तावित है, जहां वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाले तमाम राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे, और उस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। इसमें कानून व्यवस्था से जुड़े तमाम विषयों पर विस्तार के साथ चर्चा की जाएगी। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी भी जुड़ेंगे और कानून व्यवस्था पर अपनी राय रखेंगे। बैठक में कानून व्यवस्था के योगी मॉडल की भी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार ने काफी कुछ सफलता अर्जित की है। अपराधियों और माफियाओं पर कठोरतम कार्रवाई की गई है।
आलोक गुप्ता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, तमाम राज्यों के गृह मंत्रियों की आज बैठक है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूद होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में जुड़ेंगे। बहरहाल इस बैठक का जो विषय है वो क्या रहने वाला है? केवल कानून व्यवस्था है या इसके अतिरिक्त भी इसका जो विषय है वो काफी वृहद रहेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह विभाग जिसके चीफ अमित शाह हैं और गृह मंत्रालय समय समय पर राज्यों के साथ बैठकें करता रहता है ताकि नई जो किस जगह की जो पहल है लाइन ऑर्डर को लेकर इंटरनल और एक्सटर्नल मोर्चों पर उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को आपस में साझा किया जा सके और राज्यों की स्थिति का सीधे अवलोकन भी किया जा सके। इसी लिहाज से आज अमित शाह हरियाणा में रहेंगे और देश भर के राज्यों के मुख्यमंत्री या जो गृह मंत्रालय का काम स्टेट में देख रहे हैं वो मौजूद रहेंगे। तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और खासतौर से जो स्टेट बॉर्डर एरिया से इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया से जो कनेक्टेड है उनको लेकर भी इस बात पर फोकस आज की बैठक में रहने वाला है कि किस तरीके से चाहे वो उत्तर प्रदेश की सीमाएं जिस तरीके से नेपाल बॉर्डर को टच करती है वहां की गतिविधियों को लेकर भी, साथ ही दूसरे राज्यों के साथ भी जो बॉर्डर टच करते हैं इन पर इनकी क्या समस्या है और किस तरीके से और बेहतर मॉनिटरिंग की जा सके अंतर्राज्यीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इन मुद्दों को लेकर ही आज की यह बैठक है जिसमें अमित शाह और अमित शाह हरियाणा में मौजूद रहेंगे। करीब 3 बजे यह बैठक शुरू होगी होटल राजहंस जो कि सूरजकुंड फरीदाबाद में है। वहां पर देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर जो गृह मंत्रालय का काम देख रहे हैं वो मंत्री मौजूद रहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी भी अब से कुछ देर बाद हरियाणा के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। वाराणसी में ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने की मांग वाली याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार की अदालत फैसला आज सुना सकती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने, मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक, एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की आकृति आदि विश्वेश्वर की तत्कालीन प्रभाव से हर दिन पूजा शुरू करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। तो एक बार फिर से पूरी खबर आपको बता दें कि वाराणसी में ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने की मांग वाली याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार की अदालत फैसला भी सुना सकती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने, मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक और एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की आकृति आदि विश्वेश्वर की तत्काल प्रभाव से हर दिन पूजा शुरू करने की मांग को लेकर यह याचिका दाखिल की गई है। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज वाराणसी के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी तथाकथित मस्जिद में पाए गए शिवलिंग या कहें कि फव्वारे, जिसको मुस्लिम पक्ष फव्वारा कह रहा है और हिंदू पक्ष उसको विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग बता रहा है, उसको लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण दिन है। तमाम जो हिंदू धर्म है, तमाम जो मुस्लिम धर्म है, उसकी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। अभिषेक, तमाम दलीलों को दोनों पक्षों ने कोर्ट के पटल पर अपनी अपनी दलीलें रखी, अपने अपने तर्क रखे, अपनी अपनी कानूनी जो नुक्ता नकाशी है उसको रखा गया। आप क्या माने कि आज फैसला आ सकता है? देखिए अनुज, इस मामले में जो हिंदू पक्ष है और जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी है, दोनों पक्षों ने अपनी जो तर्क हैं, जो दलीलें हैं, चाहे वो कानूनी दावपेच हो या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए जो पूर्व में निर्णय है इस मामले से जुड़ी हुई जो एक जैसे ही मामले हो सकते थे उस मामले को लेकर, प्लस इस मामले में जो दोनों की जो माइथोलॉजिकल बुक्स हैं उसका भी वहाँ पे प्रमाण दिया गया है। जो दीन मोहम्मद वर्सेस यूपी स्टेट का जो मुकदमा है 1936 का, उस मुकदमे का भी वहाँ पे जिक्र किया गया है।
काशी विश्वनाथ ट्रस्ट एक्ट है उसका भी जिक्र किया गया है। जो 1991 स्पेशल वर्शिप एक्ट है जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने उसको पूरा बताया कि ये 1990 स्पेशल एक्ट के अवहेलना होगी, तो लिहाजा इस पूरे मामले को नहीं सुना जाना चाहिए। तो हिंदू पक्ष कहता है कि जो पूरी चौहद्दी है जो यानी कि रकबा संख्या 9120 जिसको लेकर पूरा विवाद है और ज्ञानवापी परिसर से संबंधित अलग अलग मुकदमे हैं, ये उन्हीं मुकदमों में से एक है जो विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं किरण सिंह आदि विश्वेश्वर विराजमान की तरफ से उन्होंने मुकदमा दायर किया हुआ था। तो इस पूरे मामले को लेकर जो दोनों पक्षों की तरफ से जो आर्गुमेंट थे वो पूरी हो चुकी है फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र प्रसाद पांडे की अदालत में, और कोर्ट ने आज का जो डेट था वो घोषित किया हुआ था कि आज के दिन आदेश दिया जा सकता है। लिहाजा क्योंकि आज छुट्टी के बाद का आज पहला दिन है तो कोर्ट के ऊपर भी बहुत सारे केसेस होंगे, तो लिहाजा ये कोर्ट के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस मामले में आदेश जारी कर सकता है या नहीं। और इसके अलावा कोर्ट के पास भी ये विवेकाधिकार है कि वो आदेश जारी करने से पहले दोनों पक्षों से यानी कि हिंदू पक्ष और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी से आदेश देने से पहले क्लेरिफिकेशन मांग सकता है, जैसा कि ज्ञानवापी मामले में जो श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन उसमें भी आदेश जारी करने से पहले मांगा होता है। तो कोर्ट के पास ये पावर है कि दोनों पक्षों से वो क्लेरिफिकेशन भी मांग सकता है। फिलहाल जो मामला अभी आज जो आदेश आ सकता है उस मामले को लेकर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि इससे संबंधित पहले मामले में जो ज्ञानवापी राखी सिंह की तरफ से दाखिल किए गए थे, राखी सिंह और 4 महिलाओं की तरफ से, उसको कोर्ट ने मेंटेनेबल माना था और इसी मेंटेबिलिटी को लेकर यानी कि जो सीपीसी की एक प्रक्रिया है आदेश 7 नियम 11 कि इस मामले को यहाँ सुना जाना चाहिए या नहीं सुना जाना चाहिए, उससे लेकर आदेश आ सकता है। कोर्ट जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी है उनकी तरफ से कहना है कि ये पूरा मामला वक्फ संपत्ति से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये पूरा मामला 1991 स्पेशल वर्शिप एक्ट की जो प्रावधान है जो प्रोविजंस है उनके उल्लंघन करता है। तो लिहाजा ये पूरा मामला वक्फ ट्रिब्यूनल यानी लखनऊ को ट्रांसफर किया जाना चाहिए, जबकि हिंदू पक्ष ने साफ साफ कहा है जो आर्गुमेंट्स थे जो डॉक्यूमेंट्स थे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पूर्व में दिए गए डिसीजंस थे या जो माइथोलॉजिकल बुक्स थी या जो कमीशन की कार्यवाही के दौरान जो सिंबल मिले हुए थे, एक 16 मई 2022 को जो कमीशन की कार्रवाई हुई थी उस कमीशन की कार्रवाई के दौरान जो शिवलिंग मिलना बताया जा रहा है जिसको हिंदू पक्ष बोल रहा है कि आदि विश्वेश्वर विराजमान स्वयंभू शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है फव्वारा है। तो इस पूरे मामले को लेकर आज वाराणसी के लिए काफी अहम दिन है। अब देखना ये है कि कोर्ट क्या अपना रुख अख्तियार करती है, इस पे आज आदेश देती है या दोनों पक्षों से क्लेरिफिकेशन मांगती है, फिर आदेश देने के लिए कोई अगली तिथि मुकर्रर करती है। अनुज जी, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रयागराज के हंडिया में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खंबे से टकरा गई है। हादसे में 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 5 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। सभी लोग विंध्याचल मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, जहां वो दर्शन के बाद अपने बच्चे का मुंडन कराने वाले थे, लेकिन हंडिया टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार टवेगा गाड़ी अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दुख व्यक्त किया है और मुख्यमंत्री योगी ने भी हादसे पर शोक जाहिर किया है। आप लोग दोहराइए, ये एक संकल्प है। पुलिस को लगभग 6:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक टवेरा गाड़ी जिसमें लगभग 10 लोग सवार थे वे विंध्याचल की ओर जा रहे थे, तभी बिजली के पोल से गाड़ी अनियंत्रित हुई और उनका बैलेंस बिगड़ गया। इस पर लगभग 5 लोग जो घायल हैं उनको SRM हॉस्पिटल भेजा गया है। अब तक की जांच में और घटना का निरीक्षण स्थल में 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। जो लोग घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल भेजकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और ताज़ा अपडेट के लिए मौके पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। सुशील, कब और कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा? ये सुबह सोराव से ये लोग विंध्याचल जा रहे थे, बच्चे का मुंडन कराना था इनको और मुंडन कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। तो ऐसे में रास्ते में जब ये टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं तो बहुत ही तेज रफ्तार की गाड़ी थी जिसमें 10 लोग सवार थे और जैसी काफी तेज रफ्तार की गाड़ी में
पोल में टक्कर मारी है। हो सकता है ड्राइवर ने झपकी ले ली हो या कुछ और वजह रही हो, तो पोल से टकरा के घटना हुई है और मौके पर ही 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4 महिलाएं और एक बच्चा था। और इसके अलावा जो 5 लोग घायल थे उसमें से एक की और मौत हो गई है। अगर देखा जाए तो 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 4 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है प्रयागराज में। और योगी आदित्यनाथ ने काफी दुख जताया है और ये काफी घटना ये घटना काफी दुखदायी है। जिस तरह घटना हुई है उस हिसाब से कहीं ना कहीं आजकल जो लोग गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं और कहीं ना कहीं जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, रफ्तार बढ़ा देते हैं, उसकी वजह से घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन दुखद घटना है, एक परिवार के 5 लोग मारे गए और 6 लोग अब तक मर चुके हैं और 4 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने काफी दुख जताया है। जी, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। संभल में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस की पिटाई से बीजेपी नेता मंडल अध्यक्ष घायल हो गए हैं, जिन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। ये घटना बनियाठेर क्षेत्र की है। आपको बता दें कि पुलिस को जुआ खेलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची तो ग्रामीणों और पुलिस के बीच नोकझोंक शुरू हो गई, जिसमें पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए ग्रामीणों में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी शामिल थे, जिसके बाद पुलिस की पिटाई से वो जख्मी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज अब भी जारी है। अस्पताल में बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे हैं। ग्राम नेहटा में कुछ लोगों के द्वारा गांव के मध्य में भारी भीड़ इकट्ठी करके जुआ खेला जा रहा है। पुलिस के 4 पुलिसकर्मी मौके पर जांच के लिए पहुंचे। वहां पर उपस्थित लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई तथा घेरकर उनका सामान छीनने की कोशिश की गई। पुलिस कर्मियों के द्वारा थाने पर सूचना दी गई। थाने से अतिरिक्त पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचा। वहां पर भी गांव के कुछ व्यक्तियों के द्वारा पुलिस के साथ मुजाहमत की गई। पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वह 332, 353 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए, जिसमें कुल 11 लोग नामजद हैं, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने जिस प्रकार से कोई कितना बड़ा आतंकवादी होगा, मेरा भाजपा का मंडल अध्यक्ष, उसकी किस तरह से पिटाई की है देखा नहीं जा रहा है। फोटोज मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय मंत्री जी को अवगत कराया इस विषय से और उनको और एसएसपी साहब को सबको इसको कहा है और मेडिकल के लिए मुरादाबाद रेफर किया है। मेरे मंडल अध्यक्ष को मुरादाबाद भेजा गया है। हरदोई में जमीन को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये वारदात कोतवाली शहर क्षेत्र के भदैचा गांव की है। आपको बता दें कि बाबू सिंह और गुड्डू सिंह में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और इसी बीच एक पक्ष में दूसरे पक्ष पर गोली चलाकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बाबू सिंह और उसके पुत्र लक्की सिंह की गोली लगने से मौत हो गई है और पत्नी और एक बेटा और बेटी बुरी तरह जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक गुड्डू सिंह का परिवार है, एक बाबू सिंह का परिवार है, जिसमें कि गुड्डू सिंह का परिवार, गुड्डू सिंह और उनके बेटे हमलावर होकर बाबू सिंह के परिवार के ऊपर हमला किए। इसमें बाबू सिंह और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। 2 अन्य घायल हैं। इसमें केस रजिस्टर करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास के लिए कई टीमें बनाई गई हैं और शीघ्र ही इसमें सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी BS सिद्धू पर राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। डीजीपी पर मृत व्यक्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार कर वन भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। पूरे मामले में प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह की तहरीर पर पूर्व तहसीलदार समेत 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि साल 2012 में उत्तराखंड के डीजीपी पद पर रहते हुए BS सिद्धू ने मेरठ के वकील दीपक शर्मा और स्मिता दीक्षित के जरिए वन भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए और 21 मई 2021 को नाथूराम नाम के दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर भूमि का पंजीकरण अपने नाम करा लिया। हालांकि इस मामले में जांच तब हुई, तभी से मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन अब फिर से उन्हीं धाराओं के तहत राजपुर थाने में सिद्धू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पूर्व डीजीपी ने इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया है।
न्यायालय के आदेशों की, एक नहीं न्यायालय के 4-5 अलग लेवल के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, अवमानना करते हुए कोई ऐसे निर्देश नहीं दे सकता। और अगर ऐसे कोई आदेश शासन की तरफ से आए हैं तो वो इनके द्वारा शासन को गुमराह करके और माननीय न्यायालयों के आदेशों को कंसील करके कराए गए हैं। और इसमें स्पेशली जबकि ये मेरे विरुद्ध मुकदमा कायम होने के 2 दिन पहले यहाँ के जो ऑनरेबल ACJM 2 हैं और यहाँ के CBI जज भी हैं, उन्होंने एक 11 पेज का स्पीकिंग रीजन ऑर्डर किया है जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन के एक पॉइंट को तार तार डिस्कस करके उन्होंने उसमें लिखा हुआ है। उस जजमेंट की कॉपी भी मैं आपको दे रहा हूँ। और उसमें लिखा हुआ है कि कैसे मिस्टर धीरज पांडे, जो इस समय शायद डायरेक्टर जिम कॉर्बेट पार्क पे डायरेक्टर के पद पे अभी तैनात हुए हैं, और इन्होंने और अपने बाकी फॉरेस्ट कर्मियों के साथ और कुछ लैंड भू माफिया के मिल के साथ कैसे इनके विरुद्ध एविडेंस है प्राइमा फेसाई कि इन्होंने वो पेड़ काटे और पेड़ काटने के बाद उस ज़मीन पे ये उन भू माफियाओं का कब्जा कराना चाह रहे थे, जिनमें से एक भू माफियाई उसी एरिए का पहले लेखपाल पटवारी भी रह चुका है। और इनके खिलाफ ये सारी प्राइमा फेसी एविडेंस को देखते हुए इनके विरुद्ध समन्स जारी करने के आदेश हुए हैं। और उसमें ये भी अंकित है कि प्राइमा फेसी एविडेंस है कि इन्होंने अपने इन कृत्यों के लिए BS सिद्धू को तब फंसाने की कोशिश की जब BS सिद्धू ने ये पेड़ कटने की सूचना इनको दी। इस मामले में मुख्यमंत्री धामी के हस्तक्षेप के बाद दोबारा मुकदमा दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि कानून अपना काम करेगा, जो भी वैधानिक प्रक्रिया होगी और उसी के अनुसार जांच की जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व DGP BS सिद्धू पर मुकदमा दर्ज किए जाने पर बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री धामी की जमकर तारीफ की है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता रविंद्र जुगरान का कहना है कि आखिर 10 वर्ष के बाद किसी मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा साहस दिखाने का काम किया है। आखिर 10 साल पहले ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया गया, जबकि इस बाबत अधिकारियों को पूरी जानकारी थी। रविंद्र जुगरान ने कहा है कि पूर्व DGP अच्छा खासा रसूख रखते हैं। उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को लेकर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यदि उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी पूर्व DGP BS सिद्धू की होगी। संज्ञान लेने के उपरांत त्वरित कार्रवाई अगर सरकार ने करी है तो सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और वन मंत्री सुबोध उनियाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने संज्ञान लेने के बाद त्वरित एक्शन किया और सारे अवरोधों को तोड़ते हुए 10 वर्ष बाद मुकदमा कायम हुआ। आरोप वही हैं, तथ्य वही हैं, फैक्ट्स वही हैं, पत्रावली वही है, आरोप लगाने वाले भी वही हैं और जिन पे आरोप हैं वो भी वही हैं। तो ये 10 वर्ष बाद मुकदमा क्यों कायम हुआ, 10 वर्ष पहले क्यों नहीं कायम हुआ? एक DGP जो कि रक्षक हैं इस स्टेट के, वो भक्षक बने बैठे थे। उन्होंने डे लाइट में, दिन दोपहरी में आरक्षित वन क्षेत्र की 9 बीघा जमीन कब्जा ली, 25 साल के पेड़ काट दिए, उसके बाद उन पे मुकदमा कायम नहीं हुआ। और यह सब कुछ उन्होंने फॉर्जरी करके 420 कर सब कुछ किया। चीफ सेक्रेटरी, तत्कालीन सेक्रेटरी रेवेन्यू, कमिश्नर गढ़वाल, DM देहरादून, स्वतंत्र कुमार सिंह, DGP तब के सत्यव्रत बंसल, सबने हमारी बात की पुष्टि करते हुए सरकार को पत्र लिखा कि इन पर मुकदमा कायम किया जाए, लेकिन कायम किसी ने नहीं किया। तो एक तरीके से अब तक 10 वर्षों में उत्तराखंड शासन ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया। अधिकारी लिख जरूर रहे थे लेकिन मूक दर्शक बने हुए थे, दम नहीं दिखाया उन्होंने। भाई दूज के अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ सुबह 8:30 पर बंद कर दिए गए हैं। सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ बाबा केदारेश्वर की पंचमुखी विग्रह डोली शीतकालीन प्रवास स्थल उखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो गई है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ डोली के साथ जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रही है। ओमकारेश्वर मंदिर में 6 महीने तक श्रद्धालु बाबा केदारेश्वर के दर्शन कर सकेंगे। आपको बता दें कि आज डोली
रामपुर में रात्रि विश्राम करेगी। 28 अक्टूबर को डोली गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगी और फिर 29 अक्टूबर को बाबा की डोली को शीतकालीन प्रवास स्थल उखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान किया जाएगा। मथुरा में भाई दूज और यम द्वितीया स्नान का महापर्व पर ऐतिहासिक विश्राम घाट पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाई बहनों की जोड़े यमुना नदी में स्नान कर पुण्य प्राप्ति का लाभ उठा रहे हैं। मान्यताएं कहती हैं कि कार्तिक शुक्ल दूज के दिन मथुरा के पौराणिक महत्व के विश्राम घाट पर जो भाई बहन के जोड़े यमुना नदी में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं वह यमलोक की यातनाओं से मुक्ति पा जाते हैं। भाई दूज स्नान का मथुरा में अपना अलग ही विशेष महत्व है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र यमुना में डुबकी लगाई। कोरोना काल के बाद श्रद्धालुओं का अपार जनसैलाब यहां पर उमड़ा और इसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samelive.com। सहारा प्रणाम। अपराधियों के खिलाफ उसका मैसेज, ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना। यकीन कीजिए मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? 1957-58 से मेरा एक प्रकार के राजनीतिक जीवन उस हाई स्कूल इंटरमीडिएट पढ़ता था तब शुरू हो जाता। मूल मान्यताओं में कमी आई। देखिए मूल्यों का क्षरण हुआ है। 3 तलाक का मुद्दा काफी चर्चित रहा है। जो सम्मान माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। संवाद है तो समाधान। उत्तर प्रदेश